हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी हिंदी की छोटी सी प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम वर्णमाला का 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम इसका 3 पढ़ रहे हैं। इसके बाद 2 पार्ट और रहेगा, फिर हमारा वर्णमाला ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम हिंदी पढ़ रहे हैं किसके लिए? यूपीएसआई के लिए, जिसकी वैकेंसी आई है 4500 के नियर अबाउट कुछ वैकेंसी, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये बढ़ेगी, अभी 5000 तक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्णमाला का पार्ट 3, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वर्ग मतलब कि स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, तो स्वरों के विभाजन में हम पहला तरीका देखेंगे मात्रा के आधार पर। किसके आधार पे? तो मात्रा के आधार पे। फिर इसके बाद हम देखेंगे जिह्वा के आधार पे। फिर इसके बाद देखेंगे मुख खुलने के आधार पे। मतलब स्वरों का विभाजन हम कितने प्रकार से करेंगे? तो स्वरों का विभाजन हम लोग 3 प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम किसके हिसाब से देखते हैं? तो मात्रा के हिसाब से देखते हैं। पहले बताइए स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक, तो अब हम देखते हैं मात्रा के हिसाब से स्वरों की कुल संख्या, मतलब स्वरों का विभाजन। तो मात्रा के हिसाब से स्वर का विभाजन 3 प्रकार से किया जाता है। ठीक है, पहला कौन सा आता है? ह्रस्व स्वर। दूसरा कौन सा आता है? दीर्घ स्वर। और तीसरा कौन सा आता है? प्लुत स्वर। ठीक, तो ह्रस्व स्वर को हम ह्रस्व नहीं, इसको हम रहस्य कहते हैं। रहस्य स्वर यानी कि इसको हम रहस्य कहते हैं। मतलब सब लोग ह्रस्व कहता है। ये जो आता है, जैसे हृदय को सब लोग हृदय कहता है, लेकिन वो तो हृदय कहते हैं। ठीक है, इसी तरह ह्रस्व को हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व कहा जाता है, रहस्य कहा जाता है सही में। ठीक है, तो इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, या लघु स्वर कहते हैं, या तो इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक मतलब कि एक मात्रा वाला स्वर कहा जाता है इसको। ठीक है, और इसके बाद दीर्घ स्वर को हम क्या कहते हैं? तो दीर्घ स्वर को हम बड़ा स्वर कह सकते हैं, या इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और प्लुत स्वर मतलब इसको बस प्लुत स्वर ही कहते हैं। ठीक, तो जो हमारा ह्रस्व स्वर होता है, इसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 4। ये कौन कौन होते हैं? तो ये होते हैं हमारे लघु आ, लघु ई, लघु ऊ और री होता है। कौन कौन? लघु अ, लघु ई, लघु ऊ और लघु री होता है। और इसके बाद तो जिसकी प्रकृति क्या होती है? लघु होती है। उसको हम कौन कौन से हैं? तो लघु अ, लघु ई, लघु ऊ और री होता है। ठीक, और इसके बाद हमारा आता है दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर, या इसको कौन सा स्वर कहते हैं? तो इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 7। कौन कौन से? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। मतलब कि दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ और औ। तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 7। मतलब कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व से मतलब कितना समय लगे? 2 गुना समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या बड़ा स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इन सबों का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो मतलब ऐसे हम बता सकते हैं, लेकिन इसको सही रूप से डिफाइन करने के लिए हमें इसका डिफिनेशन देखना होगा। तो मात्रा के हिसाब से स्वरों की संख्या होती है 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4, दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। अभी हम लोग देखे थे कौन कौन है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग कौन कौन देखते हैं? मतलब इसका डिफिनेशन देखते हैं। मतलब इसको सही से हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? मतलब किसी को हमें बताना होगा तो उसको सही से डिफिनेशन बताना होगा। हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए, ह्रस्व यानी रहस्य स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगे, मतलब जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगे, ये कौन कौन से होते हैं? तो दीर्घ अ, लघु अ, सॉरी दीर्घ नहीं, लघु अ, लघु ई, लघु ऊ और लघु मतलब री। ठीक, इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। इसके बाद दीर्घ द्विमात्रिक स्वर, जिसको हम बड़ा स्वर भी कहते हैं। तो जिनके उच्चारण में लघु स्वर से 2 गुना समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 7, इसकी होती है 4। ठीक, हम लोग ऊपर देखे हैं। तो ये कौन कौन से हैं? दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ओ और औ होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं प्लुत स्वर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो प्लुत स्वर में जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे, या जो हमारे ह्रस्व स्वर है इससे 3 गुना समय लगे, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, उसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ये किसमें प्रयोग होते हैं? तो ये हमें मतलब कि ज़्यादा संस्कृत में प्रयोग होते हैं। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल कौन है? ओम, राम, जिसको हमें उच्चारण करने में टाइम लग रहा है ना, जैसे ओम बीच में और राम, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं क्या
इसके बाद हम देख लेते हैं इसके चिन्ह के बारे में, मतलब कि इसमें दर्शन चिन्ह होता है। तो स्वर का दर्शन चिन्ह क्या होता है, सबका एक एक चिन्ह होता है जिसके हिसाब से, जैसे स्वर का दर्शन चिन्ह होता है एक, मतलब कि इसको एक से करते हैं। तो दर्शन चिन्ह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो दर्शन चिन्ह की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जो हमारे छंद होते हैं, अलग छंद होते हैं, रस होते हैं, रस को नहीं, छंद होते हैं, उसकी हमें गणना करना पड़ता है, मतलब उसको गिनना पड़ता है। तो उसके लिए हमें इसकी मतलब कि इसके दर्शन चिन्ह यानी चिन्ह का मतलब चिन्ह की पहचान करने के लिए, मतलब कितनी इसमें संख्या एक है कि दो है, तो उसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसके दर्शन चिन्ह की। ठीक है, तो एक की दर्शन चिन्ह क्या होती है, खड़ी पाई, मतलब कि इसका मतलब होता है एक। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसका दर्शन चिन्ह होता है एक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई चिन्ह, जैसे यहाँ पे र लिखा है, ठीक, तो इसका दर्शन चिन्ह कितना होगा, तो र कैसे बना है, र आधा र प्लस अ, तो इसमें ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर की दर्शन चिन्ह कितना होता है, एक होता है। ठीक, तो इसको हम क्या कर देंगे कि मतलब र की संख्या कितनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एक कहेंगे। देखिए व्यंजन का तो कोई क्या होता है, मतलब कि व्यंजन की कोई गणना नहीं होती है, मतलब व्यंजन की मात्रा ही नहीं होती है, तो इसकी गिनती नहीं की जाती, लेकिन इसमें जो स्वर होते हैं उसकी की जाती है। ठीक है, ठीक, इसके बाद हम देखते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर का द्विमात्रिक स्वर, मतलब दीर्घ स्वर की दर्शन चिन्ह क्या होता है, तो द्विमात्रिक स्वर का दर्शन चिन्ह होता है यस के आकार का। ठीक, इसकी मतलब कि इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 2। जहाँ पे ये रहेगा इसको हम काउंट करेंगे, इसकी मान होता है 2, और जहाँ पे इसका ये रहेगा उसका मतलब होता है 1। ये सब हम लोग छंद में देखेंगे। ठीक है, छंद को काउंटिंग करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे र का बताया है, जैसे रा का बताया, तो रा में कौन सा, रा को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा र प्लस आ की मात्रा, तो आ को हम आ में डबल यस, मतलब कि आ कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है, और दीर्घ स्वर की कितने बताए थे हम, दीर्घ स्वर के दर्शन चिन्ह कितना होता है, यस के आकार का, मतलब उसका मतलब होता है 2। ठीक, यहाँ पे दिया व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम करेंगे जीवा के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जीभ के आधार पर जब हम किसी स्वर को बोलते हैं, जैसे हम किसी स्वर को बोलते हैं तो हमें मतलब उसका उच्चारण करने में हमारी जीभ का एक विशेष हिस्सा जुड़ता है उसका उच्चारण करने के लिए। तो जैसे कुछ इसके अगले भाग से बोला जाता है जीभ के, कुछ इसके पिछले भाग से बोला जाता है, कुछ मध्य वाले भाग से बोला जाता है। ठीक है, तो 3 प्रकार से की जाती है, कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, जीभ के आधार पर कितनी की जाती है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। और मध्य स्वर को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम उदासीन स्वर भी कहते हैं, है कि मतलब जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं, मतलब कि जो स्वर जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। ऐसे इनकी संख्या कितनी होती है, 4, मतलब कि ऐसे स्वर जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन सा, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ए, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक, इसके बाद हम मध्य स्वर को देखते हैं। तो मध्य स्वर जिसका उच्चारण हम जीभ के मध्य वाले हिस्से से करते हैं, मतलब जीभ के मध्य वाले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर। इसको बस एक ही इसकी संख्या होती है अ, मतलब अ, ह्रस्व अ। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं ये पश्च स्वर की संख्या, मतलब जो जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं उनको हम पश्च स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है, 5 ही। कौन कौन से है, तो आ है, ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है और अ है। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 5। ठीक है, तो कुल मिला के 4 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1, 5। तो कुल स्वरों की संख्या, मतलब कि जीवा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। ठीक, जीवा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। वर्गीकरण हो तो मतलब कि इसमें सबको लिया गया है, लेकिन ऋषि को नहीं लिया गया है। मतलब ऋषि को क्यों नहीं लिया गया है, तो जब हम ऋषि का क्या करते हैं, जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो ऋषि में री आता है, री, तो इसको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो हम बस अभी हम लोग पढ़े हैं कि बस हम किसकी गणना करते हैं, स्वरों की करते हैं, व्यंजन की नहीं करते हैं। ठीक, तो व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 10, मतलब कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 10, लेकिन मतलब जीवा के आधार पे, जिसमें ऋषि को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक, तो उच्चारण के आधार पे, मतलब जीवा के उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10 होती है। ठीक, यहाँ पे ये सब ऋषि के र के बारे में, मतलब कि रेफ रूप, ये सब को हम बाद में देखेंगे। इसके मतलब थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, यहाँ पे दे दिया, लेकिन अभी इसको हम नहीं देखेंगे, आगे इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। किसके आधार पर, मुख खुलने के आधार पर। तो मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम 4 प्रकार से करते हैं। एक होता है विवृत स्वर, एक होता है अर्ध विवृत, एक होता है समृत स्वर, एक होता है अर्ध समृत। ठीक है,
तो विपरीत क्या होता है? विपरीत मतलब कि मुख खुला, मतलब कि जब पूरा मुख खुला होता है उसे हम विपरीत स्वर कहते हैं। इसमें बस एक ही स्वर आता है, कौन? आ। बस कौन सा आता है? आ। जैसे आ आप बोलेंगे तो पूरा आपका मुंह खुल जाएगा। इसके बाद आता है अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर में मुख आधा खुला रहता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो अ, ए, ओ। इसको आप बोलिए, चला बोलेंगे तो इसमें आपका मुख आधा खुलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है समृत स्वर। समृत स्वर कौन कौन सा आता है? समृत मतलब कि मुख का बंद होना। अब विपरीत का मतलब होता है मुख का खुला होना। तो समृत में कौन कौन सा आएगा? जिसमें मुख लगभग बंद हो जाता है, मतलब पूरा बंद हो जाएगा तो आप बोलेंगे कैसे? ठीक है, तो इसमें मतलब कि लगभग मुंह बंद हो जाता है। जैसे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। जैसे आप मतलब पढ़ते टाइम थोड़ा अपने मुंह को इसे मतलब कि ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है अर्ध समृत। जैसे इसमें मुंह आधा बंद होता है। जैसे ए, हरस मतलब कि ए नहीं ए, फिर इसके बाद ओ में भी आपका मुख आधा बंद होता है, ठीक। इसके बाद हम स्वरों का विभाजन देखते हैं। जाति विभाजन। जाति विभाजन भी दो प्रकार का होता है, एक सजाति एक विजाति। सजाति स्वर कौन कौन से होते हैं? तो वे स्वर जो एक ही जाति के होते हैं उसको हम एक सजाति कहते हैं, और विजाति वे स्वर जो अलग अलग जाति के होते हैं। जैसे जाति में कौन सा? आ हो जाएगा, बड़ी ई, ऊ। जैसे आ में अ प्लस अ, तो एक ही समान के स्वर से मिलकर आ बना है। और बड़ी ई में छोटी ई प्लस छोटी ई, तो एक ही समान से बना है। ऊ में छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर एक ही मतलब एक ही समान स्वर से मिलकर बना है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सजाती स्वर कहेंगे, ठीक है। इसके बाद विजाती स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं? जो मतलब कि अलग अलग स्वर थे। जैसे ए में ए किसके साथ मिलकर बना है? तो अ प्लस ई बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ए। और ए लिखना रहेगा तो कौन कौन सा होगा? तो अ प्लस ए, तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? ए। फिर इसके बाद अ प्लस ऊ मिलकर कौन सा बनता है? ओ, ठीक। इसके बाद अ प्लस ओ, ये कौन सा हो जाएगा? ओ। इन्हीं को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से? ए ओ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? आज हम लोग स्वरों का विभाजन पढ़े, ठीक। और स्वरों का विभाजन हम कितने प्रकार से किए? तो स्वरों का विभाजन हम लोग 4 प्रकार से किए हैं। कौन कौन सा? एक किए हैं मात्रा के हिसाब से, एक किए हैं जीवा के आधार पे, एक किए हैं मुंह खुलने के आधार पर, और एक किए हैं जाति के आधार पे, ठीक है। तो कल हम देखते हैं वर्णमाला का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक और वीडियो होगा, फिर हमारा वर्णमाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग जुड़े, ठीक। सब लोग चलिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट पे, बाय।